जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वो सभी प्रश्नों का कलेक्शन है जो कि आप लोगों ने ही भेजा है। तो आइए आज हम लोग इसको सॉल्व करें और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको प्रायः पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड -3 -4 0 देन ए बी। तो यहाँ पर ए और बी का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग तीन एक्सिस जान रहे हैं, एक्स वाई और जेड जान रहे हैं। इसमें से कोई पॉइंट है आपका 1 2 3, कहीं भी पोजीशन है, पॉइंट का हम कहीं भी ले लेते हैं और इसको जब हम मिला दिए, ये ए है आपका और उसके बाद कोई पॉइंट आपका -3 -4 और 0 है, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और ये पॉइंट आपका बी है। तो ए से हम ओरिजिन से इसको मिलाते हैं तो यही आपका पोजीशन वेक्टर हो जाता है। जैसे ओ ए इक्वल टू आपका, अगर यह कंपोनेंट देखा जाए तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब फिर इसका b का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप -3i यूनिट वेक्टर, अब -4j यूनिट वेक्टर, अब प्लस 0k यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अब हमको निकालना है यहाँ पर ए बी वेक्टर को। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए देखा जाए कि ये आपका, इसका जो डायरेक्शन होता है ओरिजिन से इस पॉइंट के तरफ, इसका भी डायरेक्शन ओरिजिन से इस पॉइंट के तरफ। अब हमको ए बी निकालना है तो ये हमको ए बी निकालना है, देख रहे हैं ए बी। तो यहाँ पर ट्रेंगल आपका बन रहा है, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ट्रेंगल में क्या देख रहे हैं कि ओ ए प्लस ए बी है ना, ओ ए प्लस ए बी जो है आपका, यह इसका रिजल्टेंट ओ बी के बराबर हो जाएगा। और यही ए बी को अगर हम लेफ्ट में रख लेते हैं तो ये आपका ओ बी माइनस ओ ए हो जाता है। अब देखिए ओ बी आपको मिला हुआ है, ओ बी वेक्टर, जिसको हम -3i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर लिखेंगे। 0 के वेक्टर है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिर माइनस आपका हो गया 1i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब इसको आप -3i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर -1i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर -3k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, सेम कंपोनेंट को आप ऐड कर दीजिए तो 4i हो गया। अब -4j है -2k तो -6j यूनिट वेक्टर हो जाता है और फिर -3k यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो यही निकल जाता है आपका ए बी वेक्टर। सेम प्रॉब्लम आपका दूसरा नंबर भी है। यहाँ पर दूसरा नंबर में भी देखिए ओ ए आपको दिया गया है और ओ बी आपका दिया गया है और इसमें ए बी आपको निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे नंबर में ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे। तो ओ बी जो है आपका दिया गया है 3i प्लस 6j, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर, और इसमें आप माइनस कर दीजिए ओ ए को। तो ओ ए हम देख रहे हैं 2i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर -2k यूनिट वेक्टर आपका दिया गया है। तो इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर में माइनस कर दिए 2i यूनिट वेक्टर -5j यूनिट वेक्टर। अब फिर यहाँ देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2k यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब 3i में 2i को माइनस कर देंगे तो i यूनिट वेक्टर बच जाएगा। अब फिर 6j में 5j को माइनस कर देंगे तो प्लस j यूनिट वेक्टर बच जाता है। अब फिर 5k और ये 2k दोनों प्लस में ही है तो यहाँ 7k यूनिट वेक्टर आ जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी ए बी को निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस
ऑन द वेक्टर दिस। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर आपका दिया गया है। एक वेक्टर हमारा है ना, क्या ए वेक्टर मान लेते हैं जो कि आपका है 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। यह तीसरा नंबर प्रॉब्लम है आपका। और बी वेक्टर जो है आपका i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर दिया गया है। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दी, इसका प्रोजेक्शन जो है इसके ऊपर निकालना है आपको। यानी कि a का जो प्रोजेक्शन है आपको किस पे निकालना है, बी वेक्टर पर निकालना है। तो a का प्रोजेक्शन जो है यही हो जाएगा, यही पार्ट हो जाएगा आपका ओ ए, और ये b है ओ एम जो है यही प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ओ ए जो है आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर कॉस थीटा जो है आपको निकालना है, यही आपका प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया भैया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया, ऑन बी वेक्टर हो गया। अब यहाँ ए कॉस थीटा हमको निकालना है। हम लोग जान रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर होता है तो यहाँ पर ए है ना, बी और कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। और एक सुधार थोड़ा सा कर लीजिएगा, प्रोजेक्शन जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है, प्रोजेक्शन जो होता है हमेशा ये मैग्नीट्यूड होता है। तो अब क्या किए कि ए वेक्टर को रहने दिए, बी वेक्टर को रहने दिए, और यहाँ से हम लोग बी को उठा के इसका मैग्नीट्यूड इससे डिवाइड कर दिए। तो यही हो गया आपका प्रोजेक्शन, यही हो गया आपका प्रोजेक्शन। यही चीज़ आपको यहाँ पर निकालना था। इसको निकालने के लिए ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। ये चीज़ हमको कहाँ से मिलेगा, ए डॉट बी करने से। तो यहाँ पर सबसे पहले ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है तो जो भी कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया आपका, -2 इंटू -1 तो +2 हो गया आपका, फिर 1 इंटू 1 तो +1 हो गया। ये आपका आता है कितना, 5 आता है। तो भैया ये आपका आ गया 5, ये 5 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालने के लिए हम रूट अंडर करेंगे 1 का स्क्वायर, ये देखिए 1 है इसका कंपोनेंट, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अब प्लस फिर 1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ को सॉल्व करते हैं तो 1 + 4 + 1 आता है, जिसको हम लोग √6 लिख सकते हैं। तो यह 5/√6 जो है इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, है ना। ए का प्रोजेक्शन यानी कि इसका प्रोजेक्शन 2i - j + k का प्रोजेक्शन i - 2j + k पर प्रोजेक्शन जो हो जाएगा 5/√6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि a का जो वैल्यू है √26 है आपका दिया हुआ, इसको नोट हम लोग कर लेते हैं। √a जो है, माफ़ करेंगे, a का मैग्नीट्यूड जो है आपका √26 दिया गया है। अब b का मैग्नीट्यूड जो है आपका 7 दिया गया है, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो है ये आपका 35 दिया गया है। और हम जानते हैं a क्रॉस b अगर है तो ए बी साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और n यूनिट वेक्टर डालेंगे। चूँकि मॉड है तो डायरेक्शन से इसको मतलब रहेगा नहीं, यानी कि ए बी साइन थीटा हो जाएगा आपका, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। तो इस तरह से हमारा a का मैग्नीट्यूड जो है देखिए √26 है, √26 रख दिए, और b का जो वैल्यू, b का मैग्नीट्यूड जो है 7 है, और साइन थीटा = 35/√26 × 7 हो जाता है। तो अभी नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा = 35/√26 × 7 लिख सकते हैं। तो 7 × 5 = 35, 5 बार में कट जाएगा, 5/5/√26 आ जाएगा, 5/√26 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a डॉट b चाहिए। a डॉट b जब लिखते हैं तो a b हमको लिखना होता है cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए
कि ए बी तो हमको पता है, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड हमको पता है, यहाँ पर दिया गया है। अब कॉस थीटा नहीं दिया गया है, हमको साइन थीटा पता है। तो ऐसा काम करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड को रख दीजिए √26 और बी का मैग्नीट्यूड 7 और कॉस थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो √26 × 7 और यह √, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका, साइन थीटा जो है 5/26 है। स्क्वायर करेंगे 5/26 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, √26 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका √26 × 7 इंटू ये आपका 1 माइनस 25/26 मिल जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √26 × 7 × 1/√26 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि एलसीएम आप 26 लेंगे और 26 माइनस 25 होगा रूट के अंदर में, और ये चीज़ जो है 1/√26 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर √1 ही होता है। अब देखिए √26 कट गया तो ये आपका 7 बचा, यानी कि A.B का जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर दिस एंड दिस। अब यहाँ पर दो वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर जो है आपका दिया गया है 3i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अब बी वेक्टर जो दिया गया है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये दोनों वेक्टर हैं आपका ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब इसके परपेंडिकुलर कह रहा है, तो परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर कह रहा है। कौन सा चीज़ कह रहा है, यूनिट वेक्टर हमको इसके परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अगर ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कर दीजिए। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई, जे और के लिखेंगे हम लोग वेक्टर। उसके बाद इसका जो कंपोनेंट है 3, 1 और 2, 3, 1 और 2 लिख दिए। फिर 2 माइनस 2 4 है, 2 माइनस 2 और 4 है आपका। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग आई यूनिट वेक्टर, अब 4 × 1 आई का जो है ये आपका कॉलम, ये आपका रो हम लोग ढक दिए। तो हमको दिख रहा है कौन चीज़ 1 और 4, तो 1 × 4 4 होता है और 2 2 जब 4 होता है तो प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है। अब माइनस जे यूनिट वेक्टर लेंगे। अब इसके बाद देखिए जे का कॉलम और रो को हम लोग ढक दिए, तो 4 तिया 12 हो जाता है और माइनस 2 दूना 4 हो जाता है। इसके बाद प्लस के यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं। के का जो रो है और कॉलम है उसको हम ढक दिए। 3 2 जा 6 माइनस 6 होता है और 2 × 1 तो माइनस 2 हो गया। तो इस तरह से आपको मिल क्या जाता है 8i यूनिट वेक्टर। अब फिर यहाँ पर भी -8j यूनिट वेक्टर, अब फिर यहाँ पर -8k यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है। अब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हो गया आपका क्या हो गया, यही हो गया ए क्रॉस बी। आप याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े होंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो यह इसका डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को हम मान लेते हैं, कोई आर वेक्टर मान लेते हैं, तो आर वेक्टर, तो आर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर को हम आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर 8i यूनिट वेक्टर माइनस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 8k यूनिट वेक्टर आपको मिलता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8i माइनस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 8k यूनिट वेक्टर। अब देखिए 64 प्लस 64 प्लस 64, तो 8√3 आपका निकल जाएगा इसका वैल्यू। इसको जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8√3 मिलेगा।
यानी कि देखिए देख लीजिए 4 चौके 4 तिया 12 के 2 6 18 18 1 19 192 192 को 8 इंटू 8 इंटू 3 लिख सकते हैं आप, है ना। 8 इंटू 8 इंटू 3 टाइम्स है, 88 64 3 बार है। तो यहाँ पर अगर रूट इसको डालते हैं इसके ऊपर तो हम क्या देखते हैं 2 8 के बदले 1 8 बाहर कर सकते हैं और 3 जो है रूट के अंदर में रह गया तो 8√3 हो गया। तो ये आपका 8√3 आता है। अब देखिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 8i को डिवाइड करेंगे 8√3 से, फिर 8j को डिवाइड करेंगे 8√3 से, फिर -8 के यूनिट वेक्टर को डिवाइड करेंगे 8√3 से। यही आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, सब में 8 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है फाइनली i/√3 -j/√3 और -k/√3 ये आपका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 वेक्टर्स आपका दिए गए हैं, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ओके। देन शो दैट ए बी सी आर कोप्लेनर। तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पर जोड़ा है कोप्लेनर को, और यही सही भी होगा। हालांकि यह आपका क्वेश्चन जो है टारगेट गैस पेपर से लिया गया है, जिसका इमेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कोलिनियर लिखा गया है, पहला पॉइंट में कोलिनियर और दूसरे पॉइंट में भी नॉट कोलिनियर दिया गया है। तो कोलिनियर ये नहीं हो सकता है, ये आपका कोप्लेनर होगा, है ना। कोलिनियर होने के लिए क्या होता है कि ये सभी वेक्टर्स जो है आपके, ये सभी वेक्टर्स का रेशियो सेम होना चाहिए, कंपोनेंट का रेशियो जो है आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका 2 के बदले 6 है, अगर 6i यूनिट वेक्टर होता तो उसके बाद अगर 3j यूनिट वेक्टर होता, अगर यहाँ पर 3k यूनिट वेक्टर होता, तो देखिए 2/6 कीजिए 1/3 आता है, 1/3 कीजिए तो 1/3 आता है, 1/3 कीजिए तो ये दोनों वेक्टर आपका क्या कहते हैं कोलिनियर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास 12 में आपको कोप्लेनर ही दिया जाएगा। तो कोप्लेनर होने के लिए आप याद रखिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इसका हमेशा 0 के बराबर होता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने में इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, इसके कंपोनेंट को लेते हैं 2 लेते हैं, फिर 1 ले लिए, फिर यहाँ कंपोनेंट 1 है आपका, इसमें कंपोनेंट 6 है, यहाँ पर कंपोनेंट 1 है -1 है, ये कंपोनेंट आपका 2 है, यहाँ पर आपका 14, फिर ये -5 और फिर ये आपका 4। अब देखते हैं कि यह 0 के बराबर आता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक प्रॉपर्टी इसमें यूज कर सकते हैं कि अगर हम अप्लाइंग कर दें किसी एक को 0 करने के लिए कि यह C3, ये आप देख रहे हैं कि कॉलम आपका C3 है, C3 में हम जो है C2 को माइनस कर दें, C2 को माइनस कर दें, तो हम क्या देखते हैं कि 2, 6 और 14 तो रहेगा ही आपका, इसमें तो किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। 1 -1 और -5 यह भी रहेगा। अब इस 1 में 1 को माइनस करते हैं तो 0 होता है, 2 में -1 करते हैं तो यह 3 हो जाता है, 4 में -5, चूँकि -5 पहले से मौजूद है और यहाँ 4 लिखकर -5 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, पहले रो के अलोंग इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने में 2 लिखेंगे, अब फिर 2 का रो और कॉलम को ढक देंगे, 9 × 1 आपका -9 होता है। अब फिर 5 दिया 15, 15 और यहाँ -15 हो गया और पहले से यहाँ माइनस है तो +15 हो जाएगा। इसके बाद ये -1 लेंगे हम लोग और इसके बाद जो है इसके रो को और कॉलम को ढक देते हैं तो 6 9 जाए न छा के 54 54 हो जाएगा और 14 28 चौथिया 42, ये आपका 42 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 2 × 6 15 - 9 6 -1 × ये 54 में 42 माइनस करेंगे तो 12 होता है।
यहाँ पर आपका 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 मिलता है। तो देयरफॉर ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी एंड सी आर जो है क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका यही आंसर आपका हो जाएगा। कोप्लेनर में आप सही ऑप्शन डाल देंगे। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को। ये आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमको दिख रहा है x पर पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। तो बच्चों इसको हम लोग देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये x पर पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाय यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका dx हो गया। अब इसके बाद जो है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बार हो जाएगा, और बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका हो गया ये इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाता है, आपका dx बच जाता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स क्यू बाई 3 होता है, और x का इंटीग्रेशन x होता है प्लस के कर देंगे। तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं पर ऐसा दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर पे दे दे और x पर पावर 4 माइनस 1 नीचे में दे दे, तो ये इसके लिए फिर दूसरा रूल इसमें लागू हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह का प्रॉब्लम आपका दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है, और ये dx दिया गया है। तो अब इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आपको दिखे e टू दी पावर x भी मौजूद है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़े हुए हैं कि अगर e टू दी पावर x f(x) रहे और प्लस f डैश x रहे, है ना, इस तरह का फॉर्म अगर हो इंटीग्रेशन का, तो हम e टू दी पावर x f(x) लिखते हैं प्लस k लिखते हैं। तो यहाँ पर e टू दी पावर x हमको दिख रहा है, तो हमारा चांस बनता है कि ये इस फॉर्म में आपका हो सकता है। तो वो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, ये जो आपका x है, x के साथ एक बार प्लस 1 कर दिए और एक बार माइनस 1 कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके नीचे जो है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर कहिए या 1 प्लस x का होल स्क्वायर कहिए, बात तो बराबर ही है। अब इसको हम e टू दी पावर x लिखेंगे, एक बार x प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर से, और एक बार 1 को डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका इंटीग्रांड। अब देखा जाए इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यहाँ पर जो है एक x प्लस 1 हमारा कट जाता है, और ये आपका हो जाता है 1 बाय x प्लस 1 हो जाता है, और यहाँ बीच में प्लस रखते हैं और ये 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको f(x) मान लें, किसको, 1 बाय x प्लस 1 को f(x) मान लें, f डैश x जो हो जाएगा आपका माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए कैसे होगा, इसको भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम इसको जो है x प्लस 1 को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस 1 होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए माइनस 1 आएगा और फिर x प्लस 1 पर पावर माइनस 1, अब फिर माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1 हो गया इंटू यहाँ पर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पर पावर माइनस 2 हो जाता है, और ये माइनस 2 नीचे में चला आएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम क्या कह सकते हैं, इसको e टू दी पावर x लिखेंगे और इंटू हम लिख देंगे 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस के लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा e टू दी पावर x बाय एक्स प्लस 1 प्लस के हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें 9 नंबर में एक डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है। तो हम लोग जान रहे हैं कि लॉग के साथ कुछ भी हो, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 बाय एक्स आता है आपका।
तो यहाँ x की जगह पर हम देख रहे हैं sec x प्लस टेन एक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/sec x प्लस टेन एक्स आ जाएगा आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर sec x प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है sec x इंटू टेन एक्स होता है, और फिर टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x होता है। तो अब देखा जाए कि ऊपर पे हम जो है sec x कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, टेन एक्स बचा, और फिर यहाँ पर क्या बच गया, sec x बच गया, है ना। यहाँ पर देख रहे sec x को निकाल लिए, यहाँ से sec x को निकाल लिए तो एक sec x बच गया, एक बाहर हो गया, और इसके नीचे में है हमारा sec x प्लस टेन एक्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कटने के बाद हमको बच जाता है सिर्फ sec x बच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि sec x इसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद हमको मिलता है क्या, sec x मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लीजिए कि d/dx है आपका, यहाँ पर टेन इन्वर्स आपका दिया गया है √1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस है आपका, यहाँ cot इन्वर्स दिया गया है माइनस √1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक याद दिलाना चाहेंगे कि अगर cos इन्वर्स माइनस एक्स होता है, cot इन्वर्स माइनस एक्स होता है आपका, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस cot इन्वर्स एक्स लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस cot इन्वर्स एक्स लिखते हैं। तो इसलिए d/dx तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर टेन इन्वर्स √1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बदले में हम लोग इस तरह से लिखना चाहेंगे, माइनस तो यहाँ रहेगा ही, पाई हो जाएगा, यहाँ यह माइनस जो है आपका यहाँ पे cot इन्वर्स क्या हो जाता है, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको देखिए d/dx हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर टेन इन्वर्स √1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, जो कि cot इन्वर्स √1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। अब फिर यहाँ पर माइनस पाई हो जाता है आपका। अब इसके बाद याद कीजिए कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस cot इन्वर्स एक्स अगर रहे तो इसको हम लोग π/2 लिखते हैं। अब x के जगह पे कुछ भी रहे, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, यानी कि दोनों जगह सेम अगर आता है तो इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं। तो π/2 लिखेंगे इसको पूरे को। अब माइनस पाई है आपका, अब फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन जो है आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि डिफ्रेंशिएशन आपका है 2x का किसके रेस्पेक्ट में, 3x के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग ये पैरामेट्रिक फंक्शन हो जाता है। इसमें u को हम लोग 2x ले लेते हैं और v को 3x ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, du/dv निकालना है, du/dv निकालना है। u के जगह पर 2x ले लिए, अब v के जगह पर 3x ले लिए। तो इसको du/dx x के रेस्पेक्ट में हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका 2x इंटू log 2 आता है। उसके बाद इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dv/dx करते हैं, तो यह भी 3x इंटू log 3 आता है आपका। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो du/dx को डिवाइड कर देंगे dv/dx से डिवाइड कर देंगे, तो 2x log 2 हो जाएगा और यह 3x log 3 हो जाएगा। यहाँ से एक dx
कैंसिल समझिए। तो ये आपका क्या हो गया, डी यू अपॉन डी भी हो गया। और डी यू आपका कितना है, यानी कि डी 2 पर पावर एक्स है और ये आपका 3 पर पावर एक्स है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका यही हो जाएगा 2 पर पावर एक्स log 2 और 3 पर पावर एक्स log 3 हो जाएगा। तो यही आंसर, ये ऑप्शन जिस ऑप्शन में आपको मिले वहाँ आप करेक्ट निशान लगा सकते हैं।